चलो, तो बच्चों एक चीज याद रखना कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हमको बहुत ही आसानी से दो चीजों के बारे में बताता है। एक बताता है स्टेट ऑफ रेस्ट और दूसरा बताता है स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ये वर्ड्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, अलोंग स्ट्रेट लाइन। नथिंग मानो, जस्ट आई स्टार्टेड। स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। तो तो न्यूटन हमको ये बोलता है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में अलोंग स्ट्रेट लाइन। बच्चों याद रखना, फिर भी बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें बच्चे क्या करते हैं ना कि न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ में ही यूज करने में गलती करते हैं हर साल। तो उनको ये ही बेसिक फंडामेंटल है फिजिक्स का, मोशन का, इससे कुछ भी ज्यादा नहीं है। क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ से आप दुनिया के फिजिक्स के कितने भी डिफिकल्ट एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। ये न्यूटन का ये बहुत जबरदस्त काम है। आपको लगता होगा शायद से कि ये क्या एक छोटा सा लॉ हो गया खत्म। अरे वही मैं आपको आगे एग्जांपल, अगर बंदा जेई एडवांस का जेई क्या वो स्टडी कर रहा है ना, वो भी जानता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ यूज करके कितने डिफिकल्ट वाले न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें ना इसको अंडरस्टैंड करना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यहाँ पे निकल के आता है कांस्टेंट। मैं थोड़ा बिलीव करता हूँ स्लो जाने में, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमको यहाँ पे पढ़नी होती है। और कांस्टेंट वेलोसिटी, तो यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी को मैं इक्वल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि न्यूटन ने बोला कि ये मोशन स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। और मैंने पिछले बार बोला था अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जाएगा, कोई भी समझ लो कार अगर स्ट्रेट लाइन जा रही है, जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं करती, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। और स्ट्रेट लाइन मोशन में स्पीड और वेलोसिटी भी इक्वल होता है। स्पीड यानी वेलोसिटी के इक्वल यानी मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट एनीथिंग। डायरेक्शन, डायरेक्शन तो कांस्टेंट रहेगी, एक ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जाएगा। ये जो इक्वल बोल रहा हूँ, ये इक्वल बोल रहा हूँ मैग्नीट्यूड। सो दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अरे म्यूट करा बाळांनो, आवाज बंद करा। They are equal in magnitude because remember, speed is a scalar quantity, distance is a scalar quantity. They cannot be directly equal to displacement and velocity. Only their magnitudes can be equal, not direction. तो स्ट्रेट लाइन मोशन में ये होता है, ध्यान से सुनना। मैंने आपको पिछली बार मोशन प्लेन में ये वाला पार्ट पढ़ाया था। सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन में स्पीड का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। प्लीज रिमेंबर दिस पार्ट, और कहीं तो मार्जिन में लिख के रखो ये वाला पार्ट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेट लाइन मोशन में ये सारी चीजें होती है। इसका स्क्रीनशॉट निकल तब तक, क्योंकि मैं इरेज करने वाला हूँ इसको अभी। उसको जगह चाहिए, बाकी के पार्ट पर हमको फोकस करना है। ये तो मैंने मोशन प्लेन में सब कुछ एक्सप्लेन किया था वाला पार्ट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इस पे वैसे तो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो भाई, अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले लिया हम लोगों ने। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी स्केलर को डायरेक्टली इक्वल नहीं होती, उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है। ये ध्यान रखना, आप ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो न्यूटन जी हमको ये बोलते हैं कि कोई अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो हमेशा वो रेस्ट में रहेगा
जब तक उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं होता। एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब होता है नेट फोर्स। तो एकदम से सिंपल टर्म में यही बात बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में या कांस्टेंट स्पीड में है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता तब तक वो अपना स्टेट नहीं छोड़ता। बस। सो इन दोनों के लिए अगर मैंने एक कॉमन वर्ड बोल दूं, अगर इन दोनों के लिए ही मैंने अगर बोला कि नेट फोर्स अगर 0 है तो दिस ऑब्जेक्ट या दिस बॉडी, समझ लो इसके लिए मैंने स्टेट ऑफ रेस्ट के लिए कोई तो मैंने बॉडी कंसिडर की है, उसको मैं बोलूंगा बॉडी नंबर 1, बॉडी 1। और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए कोई अलग सी बॉडी ले ली मैंने, बॉडी 2 बोल सकता हूं मैं। सो दिस, तो जब तक इस बॉडी 1 जो रेस्ट में, ये जो बॉडी 2 जो यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन है, जब तक उन दोनों पर नेट फोर्स 0 होता है, सो दिस बॉडी 1 continues to be in rest because the net force acting on it is 0, means there is no external unbalanced force is acting on it। और जो बॉडी नंबर 2 है, जो यूनिफॉर्म मोशन में, जो कांस्टेंट स्पीड में या जो कांस्टेंट वेलोसिटी में अलोंग स्ट्रेट लाइन, अगर उस पर भी नेट फोर्स 0 लग रहा है या एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है, तो दिस बॉडी 2, बॉडी नंबर 2 will also continues its state of constant speed या यूनिफॉर्म। देखो तीनों वर्ड एक ही जैसी है, ये एक ही है, अलग अलग नहीं है, ये वर्ड में पढ़ना नहीं आपको, ठीक है। बस ये है न्यूटन के फर्स्ट लॉ का जिस्ट। तो ध्यान रखना एक चीज कि अगर आपको कोई पूछे कि रेन ड्रॉप गिर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, आप झट से बोल देना उस पर कोई नेट फोर्स लग ही नहीं रहा है, इसलिए रेन ड्रॉप कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिर रहा है। अगर आपको बोलेगा कि आसमान में काइट जो है, काइट वो स्टेशनरी है यानी रेस्ट में है, तो झट से बोल देना उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है। अगर आपको कोई बोलेगा कि पानी में एक चीज फ्लोट कर रही है यानी एक जगह पर ही फ्लोट कर रही है यानी एक जगह पर ही रुका है फ्लोटिंग करते हुए, तो आप झट से बोल देना कि उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये बोलते वक्त अगर कोई आपको पूछेगा कि एक्सेलरेशन के बारे में क्या भाई, तो बोल देना कि एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा नेट फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन नेट फोर्स को, मैं उस पर आने वाला हूं, न्यूटन का सेकंड लॉ है वो, लेकिन फर्स्ट लॉ में भी न्यूटन का सेकंड लॉ आ जाता है। नेट फोर्स ही एक्सेलरेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे नोट डाउन करने जैसी है कि बच्चे यहाँ पे भी गलती कर देते हैं। तो जहां पे भी बच्चा गलती करता है उसे सारे पॉइंट्स को मैं कवर कर रहा हूं, थोड़ा स्लोली जाओ, पॉज लेके जाओ, सोचो। आप जितना सोचोगे उतना ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ बहुत आसान लगेगा। अरे कुछ नहीं है, सिंपल टर्म्स में इतना ही सोचना है कि भाई नेट फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो एक तो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड में जाएगा, नहीं तो रेस्ट में रहेगा, बस इतना सही है। दूसरा कुछ भी नहीं इसमें। जो मैंने रेन ड्रॉप पर वो जो बोला था ड्रैग फोर्स या बाइंड फोर्स, उसके बारे में हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले। जस्ट वो इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताया कि नेट फोर्स 0 कैसे हो सकता है। टेक अ पॉज एंड इंक्रीज योर थिंकिंग पावर। जिसके पास थिंकिंग पावर है वो सब कुछ अंडरस्टैंड कर लेगा, अच्छे से समझेगा, इसमें कोई रटने वाली चीज ही नहीं है। और मैंने बोला, देखो आप बोलोगे कि सर बताओ, क्योंकि कोई बंदा पूछ सकता है, कोई बच्चा पूछ सकता है कि बताओ कि
हाँ मानो, आई विल कम टू योर पॉइंट कि कोई बंदा पूछेगा कि सर ये नेट फोर्स एक्सेलरेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होता है, बताओ तो सही। एक काम करता हूं, मेरे पास एक चौक है, चौक है, हाँ, उस चौक को आप हैमर करो, उस चौक को आप हैमर करो, तो हैमर करने से इसका एक छोटा सा जो टुकड़ा होता है वो उड़ के दूर चला जाएगा, उड़ के दूर चला जाएगा, है ना। ये तो हमने कभी भी देखा होगा कि स्कूल में वगैरह जो हमारे टीचर चौक यूज करते थे, तो चौक को ऐसे टेबल पर रखो और उसको हैमर करो, तो एक टुकड़ा निकल के सर आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। अरे वॉइस क्लियर आ रहा है ना? सर आपका वॉइस छोटा आ रहा है। छोटा आ रहा है ना, ये क्या हो रहा है? मतलब वो वॉइस का प्रॉब्लम, मतलब आपका आवाज नहीं तो उसमें ज्यादा सुनेंगे। अरे जिसको आता क्लियर येतो ना सगळ्यांना आवाज माझा? येस सर क्लिअर येतोय. हा ठीक आहे. हे बघा बाळांनो, ज्यांना क्लिअर येत नाही त्यांच्याकडे नेटवर्क इश्यू आहे, मी रेकॉर्डिंग पाठवून देतो, रेकॉर्डिंग चालू आहे. ओके सर, ओके थँक्यू सर. हाँ सो प्लीज म्यूट योर साउंड. हाँ सर चालते. ठीक है, तो मैं चलो अभी कोई बीच में मत बोलो. देखो अभी इस चॉक को आपको हैमर करना है, चॉक को आपको हैमर करना है. अब हैमर करने से एक छोटा सा टुकड़ा उड़ के चला जाएगा. हैमर करना है यानी आप क्या लगा रहे हो? फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो. और उस फोर्स की वजह से आपको मेरी शायद से डायग्राम ड्रॉ करके मैं नेक्स्ट स्लाइड पर बता सकता हूँ बेहतरीन तरीके से. देखो मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके बता सकता हूँ आपको कि फोर्स से एक्सेलरेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे होता है. ये फिजिक्स में ना बहुत आसान तरीके से सोचो, फिजिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, प्रोवाइडेड हाउ यू थिंक. चौक है, इस पर समझ लो हमने फोर्स लगाया, फोर्स या हैमरिंग किया हमने, उसको हैमरिंग किया. हैमरिंग का मतलब फोर्स लगाया. तो चौक का एक छोटा सा टुकड़ा उड़ के निकल जाएगा, पीस ऑफ चौक, समझ लीजिए पीस ऑफ चौक है. तो उस पीस ऑफ चौक में कुछ तो एक्सेलरेशन आएगा ए. वो फोर्स पर कैसे डिपेंड करता है लॉजिकली आप लोग ही मुझको बताओ. अगर मैंने ज्यादा फोर्स लगाया तो इस चौक के पीस में एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा, अगर मैंने फोर्स कम लगाया तो एक्सेलरेशन कम लगेगा. तो इससे प्रूव हो रहा है कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन of piece of chalk. Am I clear with this? Yes. yes. So this is very simple logic behind this, how this force is related to the acceleration. There is nothing big deal in this or rocket science in this. It is very simple logical part. So from this understanding I can say that any net force acting on a body is directly proportional to the acceleration of the body. ओके चलो, अब ये तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ के बारे में मैंने ये दो स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा यहाँ पे. अब देखो, अब एक चीज याद रखना आप लोग कि चलो कि बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, ये तो मैंने लिखा. तो अगर न्यूटन के हिसाब से जाएंगे कि न्यूटन बोलता है कि नेट फोर्स अगर जीरो होगा तो बॉडी अगर रेस्ट में होगा तो रेस्ट में रहेगा, या यूनिफॉर्म मोशन में होगा, या कांस्टेंट स्पीड में होगा, या कांस्टेंट वेलोसिटी में होगा, तो उसमें रहेगा वो. ठीक है भाई. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, मैं थोड़ा इसको स्लो ही कर देता हूं क्योंकि लॉज ऑफ मोशन में बीच में अभी आगे आने के बाद किसी को डाउट न रहे. तो अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तो बॉडी का जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, वो भी जीरो हो जाएगा. लेकिन इस जीरो का मतलब दो अलग अलग तरीके से निकल के आता है. वो क्या होता है कि अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया, इसके दो मतलब निकल के आते हैं. एक तो वो बॉडी रेस्ट में, इज एट रेस्ट, तो रेस्ट होगा तो दौड़ेगा नहीं, तो दौड़ेगा नहीं तो एक्सेलरेशन जीरो होगा. या बॉडी होगा इन कांस्टेंट स्पीड, बॉडी इज इन कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन, या बॉडी इज इन कांस्टेंट स्पीड, या बोलो वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, या बोलो यूनिफॉर्म मोशन.
अलोंग स्ट्रेट लाइन, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलोंग स्ट्रेट लाइन, अलोंग स्ट्रेट लाइन। अच्छी बात है, क्योंकि वेलोसिटी जब कांस्टेंट होता है ना तब एक्सेलरेशन जीरो होता है तब भी, और जब बॉडी रेस्ट में होता है तब भी एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो किस कॉन्टेक्स्ट में आप सोच रहे हो ये पहले देखो। लेकिन जब आप बोलते हो कि बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स, अब नेट फोर्स का मतलब मैंने आपको पिछले बार बोला था, बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स को ही न्यूटन ने बोला था एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, विच इज नॉट बैलेंस्ड। ओके, अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इसका एक ही मतलब निकल के आ सकता है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो रहा है तो बॉडी तो रेस्ट में ही नहीं है। ये केस इसमें हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो इसका मतलब एक्सेलरेशन कुछ तो वैल्यू है, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव आई डोंट नो, बट इस केस में तो बॉडी रेस्ट में नहीं होगा। हाँ, इस केस में बॉडी क्या होगा, मूविंग होगा, बॉडी इज मूविंग होगा, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो बॉडी वो कांस्टेंट वेलोसिटी में नहीं होगा, तो बॉडी इज मूविंग विथ variable velocity because acceleration not becoming zero. So you should understand this part, it is very very important. Am I clear with this clear cut idea have I given to you? Yes sir. Yes sir. हाँ, तो भाई Yes, sir. इतना तो मैं उसको आपको ज्यादा से ज्यादा इतना सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। इसके बियॉन्ड तो बच्चों आप लोगों को भी थोड़ी सी आपकी भी सोच रखनी पड़ेगी। मैं जितना सिंपल हो सकता है मैं उतना सिंपल कर सकता हूं, बट इट डजंट मीन दैट इट इज स्पून फीडिंग। मैं आपका दिमाग सिर्फ खोल रहा हूं कि आसपास हमारी चीजें फिजिकल वर्ल्ड में कैसे चलती है। दिमाग को खोल देना, दिमाग को ओपन रख देना, बस। चलो, तो ये हमारा पार्ट हो गया। अब मैं आज जो पढ़ाने वाला हूं आज के लेक्चर में, ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लेना इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने। Yes sir. हाँ, तो बाद में पीडीएफ भी भेज सकता हूँ, नो प्रॉब्लम इन दैट, जो पीएनजी फाइल से मेरे पास। ओके, अब आज के लेक्चर में ना थोड़ा सा और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में डिटेल में और चीजें जान लेते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में। ओके, मानव ने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर एक्सटर्नल फोर्सेस के एग्जांपल दे दो। अरे भाई बहुत सिंपल एग्जांपल है, आप काम करो, आपका एक पेन ले लो, पेन, ऐसा एक पेन है आपका, है ना, पेन। अब ये पेन अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी खुद की सेल्फ वेट की वजह से, पेन का जो सेल्फ वेट है उसकी वजह से वो नीचे आएगा, मास इंटू ग्रेविटी, नीचे आएगा, ठीक है। अब देखो, आपने अगर पेन को छोड़ दिया तो पेन ही नीचे आना शुरू हो जाएगा। अब ये पेन कैसे नीचे आ रहा है, कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है तो नेट फोर्स जीरो होगा, क्योंकि वो बायएंड फोर्स और ड्रैग फोर्स इस वेट को बैलेंस कर देंगे। अगर पेन कांस्टेंट स्पीड से नीचे नहीं आ रहा है, वेरिएबल वेलोसिटी के साथ आ रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स यहाँ पे जीरो नहीं बन रहा है। तो उस केस में वो नेट फोर्स अगर जीरो नहीं बन रहा है तो वो होगा एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी ग्रेविटेशन फोर्स होगा, ठीक है। वो बाद में हम लोग जैसे जैसे एग्जांपल सॉल्व करेंगे आपको एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स के बहुत सारे एग्जांपल आ जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द बेसिक मीनिंग ऑफ द न्यूटन्स फर्स्ट। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का और एक चीज बोली जाती है, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, अब देखो लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं, पहले आपको ये पढ़ना है कि इनर्शिया असल में क्या होता है। इनर्शिया तीन तरीके का होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें हम लोग भूल जाते हैं हर बार स्टडी करते वक्त। इनर्शिया ऑफ अ रेस्ट होता है, एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ना आई विल टेल यू व्हाट इज दिस इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूं, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज its state of rest, to change its state of rest by itself,
बाय इटसेल्फ। एक्चुअली ना न्यूटन फर्स्ट लॉ बहुत सारे जगह पर ना इस इनर्शिया से ही एक्सप्लेन किया था, क्योंकि ये थोड़ा आसान होता है एक्सप्लेन करने में इनर्शिया से, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई झंझट नहीं होता नेट फोर्स वाला या कुछ बाकी पढ़ने का, ठीक है। देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी। अब देखो ये तो छोड़ दो थ्योरी जो मैंने लिखा है, एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं। घर में चेयर है, चेयर, ये ग्राउंड है हमारा, ग्राउंड को ऐसे दिखाई जाता है हमेशा, ग्राउंड, और उस पर हमारा ये चेयर है। अब आप मुझको एक चीज बताओ, चेयर अपने आप, अब चेयर तो रेस्ट में, अब चेयर ये रेस्ट में, आप मुझको बताओ चेयर अपने आप रेस्ट से मोशन में आता है क्या अपने आप? नो सर। अगर चेयर रेस्ट से अपने आप मोशन में आ गया तो हम लोग मे बी अगर देखो चेयर अगर अपने आप रेस्ट से मोशन में आ गया तो इसका मतलब एक तो हम लोग तेलुगु मूवी देख रहे हैं जहां पे कोई भूत भूत है उस चेयर में जा चुका है तो चेयर ऊपर घूम रहा है तो चेयर अपने आप रेस्ट से मोशन में जा ही नहीं सकता। तो बॉडी का ये जो इनएबिलिटी होता है टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, इसी को बोलते हैं उस बॉडी का इनर्शिया ऑफ अ रेस्ट। तो न्यूटन भी यही बोलने की कोशिश कर रहा था कि भाई अगर ये चेयर पकड़ लो कि उस पर ही न्यूटन महाशय हमारे बैठे हैं, ठीक है, ये हमारे न्यूटन है, ये चेयर में बैठे हैं, है ना। तो न्यूटन क्या बोलता है कि ये चेयर पहले से रेस्ट में, तो अपने आप चेयर मूव नहीं होगा। तो चेयर को अगर आपको मूव करना है तो बाहर से एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स आपको लगाना है। तो न्यूटन तो यही बोल रहा था कि अगर आपको उस चेयर को मूव करना है तो बाहर से एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगाओ, फोर्स लगाओ, यानी चेयर पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये चेयर रेस्ट से मोशन में जा सकता है। लेकिन अगर बाहर से लगने वाला नेट फोर्स अगर 0 है, नेट फोर्स अगर 0 है तो चेयर कभी भी फॉर इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स कभी भी अपना रेस्ट का पोजीशन छोड़ेगा ही नहीं। ये होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। चलो और एक एग्जांपल दे देते हैं हम लोग कबर्ड का। कबर्ड को भी होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, कबर्ड के भी होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, है ना। ये रेस्ट है तो ये अपने आप मूव नहीं कर सकता। हाँ, अब इससे एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे एक नोट डाउन हम लोग कर सकते हैं कि जो बॉडी का जो इनर्शिया होता है, बॉडी का जो इनर्शिया होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं उसको हम लोग, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये डिपेंड करता है बॉडी के मास पर। इनर्शिया ऑफ रेस्ट is measured by mass of body, measured by mass of body। जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट ज्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल देता हूं। अब मुझको बताओ कबर्ड का एग्जांपल यहां पे और चेयर, इन दोनों में किसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट ज्यादा है? कबर्ड कबर्ड का, क्योंकि कबर्ड का मास ज्यादा है इसलिए उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट ज्यादा है। तो इसका मतलब ये सिंपल निकल के आ रहा है कि अगर आपको कबर्ड को मूव करना है तो जो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स होगा कबर्ड के केस में वो ज्यादा होगा और चेयर के केस में एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स कम होगा। ये उसका मतलब निकल के आता है। अगर मैं कबर्ड पर कोई F2 फोर्स लगा रहा हूं अनबैलेंस्ड फोर्स और चेयर पर अगर F1 फोर्स लगा रहा हूं तो इसका मतलब टू मूव कबर्ड and chair we are applying the forces, so that force applied on the cupboard is always more than the force applied on the chair. It means that the inertia of the rest of the both cupboard and chair is measured by mass of the body। तो ये पार्ट क्लियर है क्या सबको? यस सर। वेरी गुड। Yes, sir. हाँ, अब उस न्यूटन के फर्स्ट लॉ का अभी एडवांस वर्जन देख रहे हैं हम लोग। एडवांस वर्जन जो कंसेप्ट को और खुला कर देता है। चलो, जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है ना, देखो न्यूटन ने दो चीजें बोली थी।
एक बोला था स्टेट ऑफ रेस्ट और दूसरा बोला था स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो इसलिए इनर्शिया भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और नेक्स्ट स्लाइड पर तो इसका स्क्रीनशॉट निकालो तब तक आप लोग। हो गया स्क्रीनशॉट। चलो नाउ वी विल स्टडी इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे मेरी आदत है तो पहले मैं लिख लेता हूं और एक्सप्लेन बाद में करता हूं। लेकिन ये इनर्शिया ऑफ मोशन भी जो है ना, ये मोशन यूनिफॉर्म मोशन है ना। देखो, इट इज द inability of a body to change itself its state of uniform motion that is a body in uniform motion can neither accelerate nor retard by its own। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ये भी इनेबिलिटी है। इनर्शिया का मतलब इनेबिलिटी होता है बॉडी का चेंज इटसेल्फ द स्टेट्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो खुद से अपना यूनिफॉर्म मोशन वाला स्टेट चेंज नहीं कर सकता। यानी बॉडी कैन neither एक्सेलरेट ऑन इट्स ओन और neither रिटार्ड ऑन इट्स ओन, ये उसका मतलब निकल के आता है। तो इसका मैं एक सिंपल आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ, बिना एग्जांपल के समझेगी नहीं आपको। ठीक है, देखो एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, एक मैं काम करता हूँ, रेलवे वैगन का एग्जांपल ले लेता हूँ। रेलवे वैगन या रेलवे का एग्जांपल, एटलीस्ट 2 डब्बे तो दिखाता हूँ, इसका मतलब रेलवे जा रही है दिखेगा आपको। समझ लो ये रेलवे जा रही है स्ट्रेट लाइन में। याद से सुनना, न्यूटन वो स्ट्रेट लाइन को पसंद करता है, न्यूटन बहुत ज्यादा। रेलवे जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, कर्व वगैरह कुछ नहीं है, नहीं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वहां पे, न्यूटन लॉ एप्लीकेबल नहीं है फिर उसमें। स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। कांस्टेंट समझ लो, कांस्टेंट वेलोसिटी की जा रहा है वो 25 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तब इनर्शिया ऑफ मोशन हमको बोलता है कि अगर ये रेलवे 25 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है इन स्ट्रेट लाइन, तो वो अपने आप खुद का मोशन चेंज नहीं करेगा। देखो, अपने आप खुद का मोशन चेंज नहीं करेगा यानी क्या? देखो, अगर रेलवे को अपने आप खुद का स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अगर चेंज करना है, अगर अब देखो फिलहाल यहाँ पर रेलवे यूनिफॉर्म मोशन यानी कांस्टेंट स्पीड में, तो दिस इनर्शिया ऑफ मोशन व्हाट इट सेज कि रेलवे अपने आप खुद का स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन चेंज नहीं करेगा। अगर वो रेलवे अपने आप खुद का स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन चेंज करता तो क्या करता? एक तो देखो, अभी फिलहाल कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है 25 मीटर पर सेकंड। एक तो रेलवे अपना वेलोसिटी इंक्रीज करेगा या वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। अगर रेलवे अपना वेलोसिटी इंक्रीज करता है तो उसको बोलते हैं रेलवे एक्सेलरेटिंग, रेलवे एक्सेलरेट हो रही है। और रेलवे अगर अपना वेलोसिटी डिक्रीज करता है उसको बोलते हैं रेलवे रिटार्ड कर रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। लेकिन इनर्शिया ऑफ मोशन हमको ये बोलता है कि कोई भी बॉडी खुद से एक्सेलरेट नहीं करता, यानी खुद से वेलोसिटी नहीं बढ़ा सकता, या कोई भी बॉडी खुद से रिटार्ड नहीं करता या खुद से वेलोसिटी कम नहीं कर सकता जब तक उस बॉडी पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता। तो इसका सिंपल से मतलब ये निकल के आ रहा है, अगर रेलवे को अपना वेलोसिटी बढ़ाना है तब आपको कुछ एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगेगा, अगर वेलोसिटी कम करना है तब भी आपको एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगेगा। अगर आपका एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द रेलवे, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स यानी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द रेलवे अगर 0 न्यूटन है
तो इसका मतलब रेलवे कभी भी वेलोसिटी भी नहीं बढ़ाएगा या वेलोसिटी को कम नहीं करेगा, हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी में ही जाएगा. द मोमेंट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द रेलवे becomes not equal to zero, इसका मतलब आइदर रेलवे वेलोसिटी बढ़ा सकता है या वेलोसिटी कम कर सकता है. अब उसमें कौन कौन से फोर्स इन्वॉल्व है, ब्रेक फोर्स इन्वॉल्व है, इंजन का फोर्स इन्वॉल्व है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. इनिशियली वी आर ओनली डिस्कसिंग कि व्हाट इज द इनर्शिया ऑफ मोशन. ओके, ये न्यूटन बोलने की कोशिश कर रहा है सिंपल टर्म में. न्यूटन 16-14 सेंचुरी में लॉ बताया, मैंने उसको 21st सेंचुरी के रेलवे का एग्जांपल लेके उसको समझाया. यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? इज देयर एनी डाउट इन दिस? No, sir. क्या लिखा है देखो कि बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन एंड रेलवे इन यूनिफॉर्म मोशन, कि बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन neither accelerate nor retard by its own. तो आगे का वर्ड क्या है? unless and until there is unbalanced external force acting on it. बस वो आप fill in the blanks आप करो. हाँ, अब मेरा क्वेश्चन देखो, ये जो इनर शॉक मोशन भी है ना, ये भी डिपेंड करता है मास पर ही. तो यहां पे लिख देता हूं मैं, inertia of motion is also directly proportional to the measured by mass of body. अब देखो इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं. मेजर्ड बाय मास ऑफ बॉडी, इसका सिंपल एग्जांपल समझ लो. मेरे पास कार है. अब कार भी जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, समझ लो जा रहा है वो भी जा रहा है 25 मीटर पर सेकंड से. चलो कंपैरिजन करने में आसान होगा. अब देखो कार भी क्या कर सकता है, फिलहाल अभी उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है. कार आइदर अपना स्पीड को बढ़ा सकता है या स्पीड को घटा सकता है, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा अनबैलेंस फोर्स चाहिए, नहीं तो वो स्पीड को बढ़ा या घटा नहीं सकता. स्पीड को बढ़ाना यानी एक्सेलरेट करना, स्पीड को घटाना यानी रिटार्ड करना, ये कार भी कर सकता है. अब मेरा क्वेश्चन देखो, एक एक केस कवर करते हैं. समझ लो रेलवे कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है और कार भी कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है. अब रेलवे को स्पीड बढ़ाना है और कार को भी स्पीड बढ़ाना है. अब दोनों को अगर स्पीड बढ़ाना है तो दोनों पर कुछ तो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाना जरूरी है. बिना फोर्स के दोनों भी स्पीड नहीं बढ़ा सकते. तो बताओ किस केस में एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स का वैल्यू ज्यादा होगा? यस, ट्रेन के केस में, क्योंकि ट्रेन का मास क्या है, ज्यादा है. तो जिसका मास ज्यादा है उसको स्पीड बढ़ाने के लिए उस पर लगने वाला फोर्स, नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, वो भी बढ़ाना पड़ेगा. और कार का मास कम है तो उसका वेलोसिटी बढ़ाने के लिए नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जो है वो कम लगेगा रेलवे के कंपैरिजन में. या उल्टा सोचो, अगर रेलवे को रोकना है और कार को रोकना है तो बताओ किस केस में फोर्स हमको ज्यादा लगेगा रोकने के लिए? ट्रेन के केस में. वेरी गुड, क्योंकि मास ज्यादा है तो उसको रोकने के लिए भी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा भाई लोग आपको. और वो कौन सा फोर्स है? एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स या नेट फोर्स. अब वो फोर्स, एक तो ब्रेक लगाओ या उसके सामने कोई वॉल खड़ा कर दो. मेरे को क्या करना है? मेरे को सिर्फ नेट फोर्स के बारे में सिर्फ पढ़ना है. वो नेट फोर्स को कैसे निकालने, वो आगे आने वाले चैप्टर्स में अलग अलग एग्जांपल से हम लोग कौन कौन से फोर्स होते हैं वो निकालेंगे. सो इज दिस पार्ट क्लियर? इनर्शिया ऑफ मोशन. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. Excuse me, sir. हाँ बताओ. Sir, in the case of if the train is in motion, then its velocity should also affect the inertia of motion. So, inertia of motion should be directly proportional to its momentum in the case of if the object is moving in a motion. नहीं, इसीलिए तो मैंने दोनों का स्पीड सेम रखा है ना, कार और ट्रेन का. What if it was not? The speeds were different. हाँ, स्पीड डिफरेंट है तो वहां पे न्यूटन सेकंड लॉ लगाना पड़ेगा. वही तो है ना मोमेंटम का. Yes. अंडरस्टूड. तो अभी फिलहाल तो मैं आई एम नॉट गोइंग फॉर न्यूटन सेकंड लॉ, इसलिए तो मैंने स्पीड को कांस्टेंट रख के कंपेयर किया सिर्फ, बस दूसरा कुछ नहीं किया मैंने इसमें. क्लियर? Yes, sir.
क्योंकि वेलोसिटी बढ़ेगा तो वो मोमेंटम भी बढ़ेगा, वो भी करेक्ट है तुम्हारा, लेकिन वो न्यूटन सेकंड लॉ में आएगा, अभी फिलहाल उसके बारे में मत सोचो। ठीक, चलो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, ये फिजिक्स में ऐसे ही करना पड़ता है, तब जाके फिजिक्स एक दिन ऐसे स्टेज आएगी कि आपको लगेगा नहीं भाई बहुत जबरदस्त चीज हमको समझी। तो ये इस स्टेज पर अपने को आना है। अब लास्ट में होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, देखो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी वही होता है, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ एन बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन। तो देखो इट इज द inability of a body to change its direction, change its direction। बॉडी अपने आप डायरेक्शन चेंज नहीं करता। अब देखो एक समझ लो ट्रेन का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अब क्या हो गया, एक ट्रेन में लड़का है, उसके पास टिकट नहीं है, ट्रेन जा रही है स्ट्रेट लाइन में, ट्रेन जा रही है स्ट्रेट लाइन में, ट्रेन जा रही है स्ट्रेट लाइन में। तो ये लड़का ट्रेन में खड़ा है, अब आ गया टिकट चेकर, टीसी आ गया, टोपी वगैरह पहन के, टीसी भाई टिकट दिखाओ, मेरे पास टिकट नहीं है। तो कुछ केसेस में आप मत करो, ये इट इज वेरी वेरी डेंजरस। कुछ केसेस में रेलवे में जो बच्चे समझते नहीं, वो ट्रेन से कूद जाते हैं, ट्रेन से कूद जाते हैं टिकट चेक कराने के बाद। अब देखो ट्रेन तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, लेकिन जब ये बच्चा कूदता है ना ट्रेन से, एक्चुअली वो कूदता है इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कूदता है, लेकिन वो ट्रेन के साथ आगे बढ़ रहा था, इसलिए जब बच्चा बाहर कूदेगा, जंप करेगा ना, वो ट्रेन के साथ थोड़ा सा आगे मूव होता है। एम आई क्लियर विद दिस? देखो जब बच्चा ट्रेन से जंप करता है ना, तो मुझको बताओ एग्जैक्टली जिस पॉइंट से जंप करता है उसी पॉइंट पर नीचे आता है क्या थोड़ा आगे जाता है? आगे जाता है। थोड़ा आगे जाता है। हाँ, ये तो कॉमन सेंस से आपको पता चल रहा है कि बच्चा तो जिस पॉइंट से, देखो इस पॉइंट से नीचे गिरा तो इस पॉइंट पर नहीं आएगा, वो थोड़ा आगे जाके गिर जाएगा। आगे जाके इसलिए गिर रहा है क्योंकि ऑलरेडी ट्रेन जिस डायरेक्शन में जा रहा है, ट्रेन का डायरेक्शन और उस बच्चे का डायरेक्शन सेम था। इसका मतलब बच्चा अपने आप खुद का डायरेक्शन चेंज नहीं कर पा रहा है, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। नाउ यू अंडरस्टूड? बच्चे को तो कूदना था यहाँ पे, उसने सोचा कि टिकट चेकर पकड़ने आ रहा है, मैं यहाँ पे इस डायरेक्शन में कूद जाता हूँ, लेकिन वो ट्रेन के साथ पहले से ही आगे बढ़ रहा था, इस डायरेक्शन में बढ़ रहा था, तो फिर भी कूदने के बाद थोड़ा सा आगे जाके ही वो गिर जाता है। तो इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आई होप सो विद दिस एग्जांपल एवरी कंसेप्ट इज नाउ क्लियर। यस सर। यस सर। हाँ चलो, तो इसमें अब टाइम नहीं गवाऊंगा, बहुत सारे एग्जांपल में भी हो सकते हैं। या जो कार के टायर को मड लगता है ना, मड आपने देखा होगा कि रेनी सीजन में कार के टायर में जो मड लगता है ना, तो वो मड कैसे निकलता है, कार का टायर गोल घूमता है तो मड निकलता है टेंजेंशियली। जैसे हमने सर्कुलर मोशन में पार्टिकल को टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है, तो पार्टिकल टेंजेंशियली से बाहर निकलता है ना, वो मड भी टेंजेंशियली वैसे ही बाहर निकल जाता है, वो तब अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाता। ठीक है, वो बहुत सारी चीजें हायर लेवल फिजिक्स में हम लोग पढ़ सकते हैं डे टू लाइफ में। चलो नाउ वी आर गोइंग फॉर अ न्यूटन सेकंड लॉ। लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ को जाने से पहले, ये तो मैंने न्यूटन फर्स्ट लॉ पूरा का पूरा कंप्लीट किया, तो आपका होमवर्क के लिए आज का क्वेश्चन है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का डेफिनेशन, और आपके वर्डिंग में ही एग्जांपल लिखो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप सारे एग्जांपल डिटेल में एक्सप्लेन करो, आप पहले सिर्फ डेफिनेशन लिखो, और ये लिखना भूलना मत कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये तीनों इनर्शिया के डेफिनेशन लिखो, बस उतना डेफिनेशन लिखो, और फॉर एग्जांपल कोई तो दे दो। अब न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ने से पहले हमको एक चीज पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी जो पार्थ ने पूछा, Can you show the slide again? विच वन? Sir, the Newton's first law of motion with the example. दिस वन? Yes, sir. Yes, sir.
Please take the screenshot. Done, sir. Thank you. ओके, वो रिकॉर्डिंग में झंझट क्या आता है ना, मैं रिकॉर्डिंग में इतना डिटेल में समझा नहीं पाता, रिकॉर्डिंग में लिमिटेशन होते हैं। फिजिक्स कैसा है सब्जेक्ट, वो प्रैक्टिकल है, बहुत सारी चीजें को समझना पड़ता है। चलो मैं ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन लेने की कोशिश करता हूँ। चलो, अब न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ने से पहले यू शुड अंडरस्टैंड द मोमेंटम। अब ये मोमेंटम क्या होता है? पहली चीज मोमेंटम के बारे में कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी, अब ये मोमेंटम क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, डोंट वरी। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये पहले सोच लो। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड it is given by प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी। ओके, चलो, और इसका जो नोटेशन होता है लीनियर मोमेंटम का, जो नोटेशन होता है वो p होता है। p से उसको दिखाते हैं, p से। यू हैव टू रिमेंबर दिस पार्ट। अब देखो, अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका? मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। यानी मोमेंटम असल में मोशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी का मतलब मोशन होता है। ये इसका सिंपल फॉर्म में m इंटू वी लिखो, ये हो गया उसका स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म इसलिए क्योंकि उसके सर पर कहीं पर बार नहीं लिखा है मैंने। अगर मैंने यहाँ पे अगर वेक्टर फॉर्म दिखाया, वेक्टर फॉर्म दिखाया, तो बार किस पर लगाएगा आप? तो बार पहले लगाना पड़ेगा आपको p पर, क्योंकि p वेक्टर क्वांटिटी है। अब वो और वेलोसिटी पर लगा दो आप लोग। देखो, मास पर बार मत लगा देना, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। एक्चुअली मोमेंटम वेक्टर बनने का रीजन है वेलोसिटी की वजह से। वेलोसिटी वेक्टर है इसलिए मोमेंटम वेक्टर बन रहा है। So p bar is equal to m into v bar. Clear this idea now? Yes, sir. Sir. ये दोनों, सर ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। हाँ ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं न्यूटन सेकंड लॉ पर। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और आज के होमवर्क के लिए ये भी क्वेश्चन है कि व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, व्हाट इज लीनियर मोमेंटम। ये आपको बोल देना है क्या होता है असल में। हाँ, अब इसका यूनिट निकालते हैं हम लोग। यूनिट भी बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। 4th पॉइंट इसका यूनिट। तो देखो, ये इसका यूनिट एक सिंपल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। या दूसरा यूनिट होता है, मैं आपको समझा दूं दूसरा यूनिट। अब काम करो, देखो किलोग्राम ये मास का हो गया, मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी का हो गया। अगर मैंने सेकंड से मल्टीप्लाई किया, सेकंड से डिवाइड किया, तो सेकंड सेकंड कैंसिल होकर 1 रहेगा ना। लेकिन मैंने ये वाला पार्ट इसलिए किया, देखो मैं आपको समझा तो यूनिट कैसे निकालना है मोमेंटम का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि ये मास इंटू वेलोसिटी है। तो देखो मास आएगा किलोग्राम में, वेलोसिटी आएगा मीटर पर सेकंड। यहां तो बात सही है, लेकिन मैं एक थोड़ा सा चेंज करता हूं इसमें। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो उस 1 को लिखता हूं सेकंड डिवाइड बाय सेकंड। अब इससे क्या होता है ना कि मैं थोड़ा सर्कल किसको कर रहा हूं, देखो ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है बच्चों? मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। Acceleration. तो बताओ मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है? Force. Newton. न्यूटन होगा। तो ये मैंने न्यूटन का क्वांटिटी एडजस्ट किया ना, समझे सबको? न्यूटन को मैं कैसे एडजस्ट किया, तो इसको फाइनली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि न्यूटन इनटू सेकंड, ये सेकंड बचा हुआ। यू अंडरस्टूड हाउ डिड आई राइट डाउन न्यूटन सेकंड? Yes, sir.
तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड की जगह पर न्यूटन Yes, sir. सेकंड भी हम लोग इसका यूनिट ले सकते हैं। तो कभी कभी बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है कि सर ये न्यूटन सेकंड कैसे आ गया। कुछ नहीं किया, सेकंड से मल्टीप्लाई, सेकंड से डिवाइड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू किलोग्राम करो, वो न्यूटन हो गया, क्योंकि फोर्स हो गया वो, मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये सेकंड। सो गॉट द आइडिया क्लियर नाउ? यस सर। हाँ। Yes, sir. और अगर इसके डायमेंशंस हम लोग देखेंगे, लीनियर मोमेंटम के डायमेंशन जो है एल, एम और टी, देखो किलोग्राम का पावर 1 है तो मास का पावर 1 होगा। ये सेकंड का पावर 1 है, लेकिन घूम के ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो टाइम रेस्ट टू -1 हो जाएगा। मीटर का पावर 1 है तो लेंथ का पावर 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया डायमेंशन? Am I clear with this now? Yes, sir. Okay, चलो। Yes, sir. चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालो झट से। मैं अभी न्यूटन सेकंड स्टार्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सा एक और 10-15 मिनट एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, क्योंकि न्यूटन का सेकंड मैंने जो डिसाइड किया तो वो कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। चलो, now we are going to discuss Newton's second law. तो न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी तो ऑब्वियसली वो चेंज भी हो सकता है, क्योंकि बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो गया तो मोमेंटम चेंज होगा, या बॉडी का वेलोसिटी भी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तब भी मोमेंटम चेंज होता है, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर होने की वजह से मैग्नीट्यूड चेंज होने के बाद भी मोमेंटम चेंज होता है, या डायरेक्शन चेंज होने के बाद भी मोमेंटम चेंज होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is directly proportional to the external, unbalanced वाला वर्ड यूज करो, या सिंपली एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। इस स्टेटमेंट को मैं प्रूव करता हूं। applied on the body and this change takes place always in the direction of force applied, always in the direction of force applied, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। चलो ये तो बोरिंग काम हो गया अपना। अब मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। न्यूटन सेकंड लॉ में ये बोलता है कि जो रेट का मतलब डिवाइड बाय टाइम, रेट जब भी वर्ड यूज करते हैं ना तो उस क्वांटिटी को हम लोग डिवाइड बाय टाइम से करते हैं, ध्यान से सुनना। या थोड़ा प्रिसाइज टर्म में डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, ये इसका मतलब होता है रेट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी जो लीनियर मोमेंटम टाइम के साथ जो चेंज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस बॉडी पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स को, और वो जो चेंज इन मोमेंटम होता है उसका डायरेक्शन और अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ये कोई ऐसे वर्ड पकड़ते आना चाहिए। अब मैं आपको समझा देता हूं, देखो एक काम करते हैं, F बार नेट एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लिख देता हूं, इज इक्वल टू चेंज। फिजिक्स में दो तरह की चेंज होते हैं, एक होता है डेल्टा और दूसरा होता है डी। डेल्टा हमको दिखाता है लार्ज चेंज और डी हमको दिखाता है स्मॉल चेंज। और फिजिक्स का कोई भी डेरिवेशन स्मॉल चेंज से ही होता है, कि वो थ्योरेटिकल डेरिवेशन होता है। और स्कूल में हमने पढ़ा था कोई भी चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू
डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू, इसको बोलते हैं चेंज। चेंज दो तरीके का होता है, एक तो होता है इंक्रीज या दूसरा डिक्रीज। समझ लो मेरे पास 100 रुपया है, 100 रुपीज है इनिशियली, मैंने फाइनली लिखा। समझ लो मेरे पास इनिशियली ऐसे, चेंज का मतलब मैं बोल रहा हूं आपको 100 रुपीज है, तो उसमें से आपने कुछ तो 20 रुपए खर्चा किया, तो फाइनली आपके पास 80 रुपया बचा, यानी पैसा आपका कम हो गया। इनिशियली आपके पास 100 रुपया था, तो आपके पैसे में कितना चेंज आया? चेंज आया -20% का, यानी 20% रिडक्शन हो गया पैसे में। बस दुनिया की हर चीज इस तरीके से चलती है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो डेल्टा लिखोगे तो ये फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू में डिफरेंस बहुत बड़ा होता है, और डी लिखोगे तो फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू में डिफरेंस बहुत छोटा होता है। बस दूसरे इसमें कुछ भी नहीं होता। तो फिजिक्स का कोई भी डेरिवेशन डी से ही स्टार्ट होता है, डेल्टा से नहीं होता। तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन लीनियर मोमेंटम यानी डी पी बार विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ये हो गया न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला। देखो फिर प्रोवाइडेड, न्यूटन क्या बोलता है इसमें, न्यूटन जो बोलता है उसी को फॉलो करो भाई लोग, वो बहुत होशियार था, बहुत बहुत अच्छे से रिसर्च करके उसने चीज बोली है। न्यूटन क्या बोलते हैं, ये तो लॉ हो गया, ठीक है आपने लिखा फॉर्मूले में, लेकिन एक चीज यहाँ पे भूलना मत, ये लॉ को पढ़ते वक्त भूलना मत कि ये जो अप्लाइड फोर्स है, नेट एक्सटर्नल फोर्स, फोर्स यानी उसी को न्यूटन बोलता है अप्लाइड फोर्स बॉडी पर, उसका डायरेक्शन और ये जो डीपी बार ये चेंज है ना, इसका डायरेक्शन बोथ मस्ट हैव सेम डायरेक्शन, बोथ मस्ट हैव सेम डायरेक्शन। मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ, डोंट वरी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो स्टेटमेंट लिखा है उस स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहां तक देखो, स्टेटमेंट का कन्वर्जन किया मैथमेटिकल फॉर्मूला में मैंने, और ये जो अप्लाइड फोर्स है उसका और चेंज इन लीनियर मोमेंटम, उसका दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ओके, यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? देखो नो सर। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। आई विल गिव यू रियल वर्ल्ड एग्जांपल फॉर दिस, डोंट वरी। फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ, मैथमेटिकली इसको मैं फ्रेम कर देता हूँ पहले, उसके बाद रियल वर्ल्ड के एग्जांपल लेना शुरू कर लेते हैं। और बच्चा हर समय ना, मैं आपको बोलूँ कि अगर किसी ने आपको पूछे कि न्यूटन सेकंड लॉ का असल में फॉर्मूला क्या है, असल में ये वाला फॉर्मूला करेक्ट है। ये जो आप लिखते हो ना कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो फॉर्मूला डायरेक्टली लिखना गलत है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। जब बॉडी का मास कांस्टेंट रहता है तभी वो फॉर्मूला वैलिड है। लेकिन अगर हमने रॉकेट का एग्जांपल ले लिया, आप मुझको बताओ, रॉकेट जब अर्थ से हम लोग उसको लॉन्च करते हैं, तो जैसे जैसे रॉकेट ऊपर बढ़ता है उसके स्टेजेस को नीचे गिरा देते हैं, रॉकेट के पार्ट्स को नीचे गिरा देते हैं, और ये फ्यूल भी बर्न हो रहा है ना, तो उसकी वजह से ऊपर जैसे जैसे जाएगा रॉकेट का मास कम होते जाता है, यानी रॉकेट का मास वेरिएबल होता है। तो उस वेरिएबल मास के केस में यू कैन नॉट अप्लाई फोर्स इज इक्वल टू मास एंड एक्सेलरेशन, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज दिस इन दिस फॉर्मूला द मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, इज नॉट वेरिएबल। सो दैट्स व्हाई न्यूटन का सेकंड लॉ का स्टेटमेंट यही होना चाहिए, not force is equal to mass and acceleration, that is also Newton's second law, but whenever the mass is constant at that time that formula is valid. Okay, so इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। अब हम लोग क्या करेंगे, जो पी बार का हमारा जो फॉर्मूला था एम वी बार, वो वाला पुट करेंगे इसमें, वो वाला पुट करेंगे। तो चलो, तो देखो, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू डी बाई डी टी। अब पी बार का वैल्यू पुट करेंगे, मास इंटू वेलोसिटी का बार। हाँ, अगर मैंने यहां पे देखो, अगर मैंने केस नंबर 1, या अगर मैंने इसको बोला कि केस नंबर 1 इज डायरेक्टली हम नॉर्मल फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं, इफ एम यानी मास ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट, बॉडी इज कांस्टेंट, then take m
आउट ऑफ डेरिवेटिव पार्ट, आउट ऑफ डेरिवेटिव पार्ट। देखो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन, मैंने आपको वेक्टर चैप्टर में पढ़ाया था। तो उसमें मैंने बोला था अगर कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लिकेशन में आ गया तो उसको बाहर निकालो। कैसे बाहर निकालोगे? तो देखो नेट एक्स्ट्रा, ये मैथमेटिक्स का रूल होता है, यहाँ तक कि मैथमेटिक्स लगने वाला अपने को उतना से याद रखो कि अगर कोई कांस्टेंट चीज मल्टीप्लिकेशन में आ रही है, डिवाइड में आ रही है, तो उसको डिफरेंशिएशन पार्ट से बाहर निकालो। बाहर निकालो यानी ऐसे एम लिखो और डीवी बार बाय dt ऐसे लिख दो, बस आ गया। ये देखो ये वाला डिफरेंशिएशन फॉर्म है अपना, ये बाहर निकल के आ गया। ये रूल होता है मैथमेटिक्स का, डिफरेंशिएशन पार्ट से बाहर निकला। अब मुझको बताओ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, बस। अब देखो ये हम लोग स्कूल से पढ़ने वाला फॉर्मूला ये वाला, स्कूल से हमारा पढ़ने वाला फॉर्मूला ये वाला। यस आई विल सेंड यू, डोंट वरी। सो यहां तक किसी को डाउट है कि देखो? नो सर। लेकिन बच्चा कहां पे गलती करता है? जब मास वेरिएबल हो जाएगा तब ये फॉर्मूला बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। तब उस वो वाला केस रॉकेट का केस, वो वाला केस रॉकेट का। तो और इसके बाद मैं आपको रियल वर्ल्ड के एग्जांपल देके मैं इसको प्रूव करने वाला हूं। तो उसको मैं बोल दूंगा केस नंबर 1, केस 1। अगर केस 2 अगर मैं बोल दूंगा इफ m इज वेरिएबल, देखो वेलोसिटी तो वेरिएबल होनी ही वाली क्योंकि ये नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं है। अब देखो न्यूटन का फर्स्ट लॉ यहाँ पे लिंक कर रहा हूं मैं। अगर ये नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होता तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट होती, और मैंने आपको बोला था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ये मैंने आपको उसी दिन डिफरेंशियल पार्ट में पढ़ाया था, वो एक फॉर्मूला होता है। हाँ अब देखो केस नंबर 2 को जाने से पहले कि अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि हमारा जो फॉर्मूला है F बार नेट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन, तो अगर इस फॉर्मूले में अगर बोलूं इफ v बार इज इक्वल टू कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड, तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन बिकम विल 0, सो नेट फोर्स विल बिकम 0। आ गया फिर से न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जो सेकंड लॉ में भी दिख रहा है आपको। इफ वेलोसिटी, क्योंकि इसमें मास तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, इट इज ऑलरेडी कांस्टेंट, मैंने इसको बोला ही ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो इसलिए तो ये डेरिवेटिव के बाहर निकला, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, इसके बारे में नहीं बोल रहा हूं। अब ये वेलोसिटी इसकी एक्सेस के अंदर छुपा है ना, वो बोल रहा हूं। अगर वेलोसिटी वेरिएबल है, चेंज हो रहा है, हमेशा कम हो रहा है या बढ़ रहा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0 होगा। So this portion is called as Newton's first law in second law। जान दो, छोड़ दो, ऐसे जोक मैंने किया। यानी न्यूटन सेकंड लॉ में भी फर्स्ट लॉ दिख रहा है हमको। क्लियर हो गया वाला पार्ट? चलो हाँ यस सर। हाँ अब देखो बच्चों, ये ओरिजिनल फॉर्मूला न्यूटन का है। इसमें केस 1 डाला मैंने, मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, ठीक है। इसमें पहला सबबिट, केस 1 में पहला सबबिट और ये दूसरा सबबिट जिसमें वेलोसिटी के बारे में सोच रहे हैं, और मास तो ऑलरेडी कांस्टेंट हो चुका है। तो इसलिए न्यूटन का सेकंड लॉ ना यही इसी फॉर्म में लिखा जाता है। तो कभी भी गलती से फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन ऐसे सोचो मत, क्योंकि प्रॉब्लम कहां पे खड़ा होता है मैं आपको समझाता हूं। अगर मैंने आपको बोला केस नंबर 2 में, अगर मैंने आपको केस नंबर 2 में बोला कि इफ मास इज आल्सो वेरिएबल, मास इज वेरिएबल, अगर m वेरिएबल हो गया तो क्या करेंगे? तो इसके लिए फिर से शुरुआत यही से करेंगे हम लोग। ये वाला जो फॉर्मूला अपना,
ये इसे करेंगे क्योंकि m को फिर डिफरेंशिएशन पार्ट से बाहर नहीं निकालना है आपको, उसको अंदर ही रखना है। देयरफॉर उस केस में डोंट टेक m आउट ऑफ डिफरेंशिएशन पार्ट, आउट ऑफ डिफरेंशिएशन पार्ट। तो अब नेट फोर्स देखो, अब नेट फोर्स हो गया d बाई डी टी m इंटू वी बार। यही फॉर्मूला वैलिड हो गया उसके लिए, यही फॉर्मूला वैलिड हो गया। अब देखो, अब ये डिफरेंशिएशन का एक मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, मैथमेटिक्स का होता है। ज्यादा मैथमेटिक्स हमको नहीं लगेगा, वो सिर्फ जरा सा मैथमेटिक्स लगेगा। वो मैं आपको डिफरेंशिएशन का एक प्रोडक्ट रूल होता है, मैं आपको समझाता हूँ। मल्टीप्लिकेशन रूल एक मैथ्स का मैं आपको बताता हूँ, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। जहां जहां मैथ्स की जो जरूरत लगती है ना, वो वहीं पे मैं पढ़ा करूंगा। आपको ज्यादा कोई मैथ्स में पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स के कंसेप्ट को समझ नहीं। मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन वो क्या होता है, देखो अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो दो फंक्शंस का, u और v का, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, मान के चलो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, तो हमारा मैथमेटिक्स का रूल ये बोलता है फर्स्ट फंक्शन u मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस करो, प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। x कोई तो वेरिएबल है, ऐसे वो पकड़ के चलो ऐसे। तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ द डिफरेंशिएशन। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला, देयर इज नो मच बिग डील इन दिस। ठीक है, अगर वो फॉर्मूला मैं यहां पे अगर अप्लाई कर दूं तो हमारा एक्सप्रेशन देखो अब ऐसे दिखेगा, हमारा एक्सप्रेशन ऐसे दिखेगा। अब यहाँ पे मास भी वेरिएबल है और वेलोसिटी भी वेरिएबल है, दोनों भी वेरिएबल ऐसे पकड़ेंगे हम लोग, कोई भी कांस्टेंट नहीं है। अब समझ लो मैंने उसमें ऐसे किया कि इफ बोथ m एंड v आर वेरिएबल, दोनों भी वेरिएबल है, कांस्टेंट कोई भी नहीं है। अब फिर इसका मतलब ये दोनों भी वेरिएबल होंगे तो उसमें मैथ्स का ये रूल लगेगा। तो उसमें नेट फोर्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन m इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, प्लस सेकंड फंक्शन v बार इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये वाला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब आप देखो कि जब मास कांस्टेंट होगा ना, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम t 0 हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे मास कांस्टेंट नहीं है, तो ये वाला अपने को एक्सप्रेशन लगाना पड़ेगा। बस इतना सही पार्ट है, जब मास वेरिएबल होगा तब। फॉर सिंप्लिसिटी जस्ट कन्वर्ट दिस मैथमेटिकल फॉर्मूला इन दिस टू वेरिएबल्स, दैट इज मास एंड वेलोसिटी। दूसरा मैंने कुछ नहीं किया। एम आई क्लियर विद दिस पार्ट? यस सर। अब इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ये सिर्फ याद रखना है इसमें दो ही चीजें। ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा, मास एंड एक्सेलरेशन, जब वेरिएबल फोर्स होगा, सॉरी वेरिएबल मास होगा। और ये वाला कब लगेगा, जब मास और वेलोसिटी दोनों भी वेरिएबल है, यानी मास वेरिएबल होगा तब। तो इन कंक्लूजन आई कैन ओनली से दैट कि न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है वो दो तरीके से काम करता है। अगर आपने फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ये वाला लगाया, तो इसका मतलब यहाँ पे यू आर कंसिडरिंग मास एज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, बिकॉज ऑलरेडी इट हैज कम आउट ऑफ द डिफरेंशिएशन पार्ट। अगर आप लिख रहे हो कि फोर्स इज इक्वल टू डीपी बार बाय डीटी, नेट फोर्स, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, या इसको आप ऐसे लिख रहे हो कि डी बाई डी टी इंटू एम इंटू वी बार, इसका मतलब ये फॉर्मूला लगाने का पीछे का लॉजिक ये है कि इसमें मास वेरिएबल है, दूसरा कुछ भी नहीं है। ये समरी हमारा न्यूटन सेकंड लॉ का। अब मैं आपको बोला था, मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं कि कैसे चीजें चलती है।
इज दिस पार्ट क्लियर नाउ? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलो यस सर। इसका स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से। निकाले थे ना पिछले वाले स्क्रीनशॉट आपने? Yes, sir. ओके, तो चलो एक कोई एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, तो उस एग्जांपल से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। बढ़िया सा एग्जांपल है मेरे पास, बढ़िया सा, जो सब लोग पसंद करने वाले। ये है स्टंप्स, ये है बैट्समैन जिसके हाथ में है बैट। अब देखो एग्जांपल, एक बढ़िया सा एग्जांपल है जो हम लोग पढ़ेंगे। अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, बॉलर जब बॉल डालता है, समझ लो इस बॉलर ने फुल टॉस डाल दिया, इसको फुल टॉस, तो ये इस बॉल को हिट करेगा, ठीक है। अब फिलहाल देखो, मुझको एक चीज आप लोग बताओ कि जब ये बॉल को ये बैट्समैन हिट करता है, बॉल के मास में कुछ चेंज होता है क्या? No, sir. नहीं होता। हाँ सर। तो इसका मतलब हमको फॉर्मूला लगाना है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वाला, बस ये वाला, क्योंकि इसमें मास हमने कांस्टेंट रखा है। तो ये वाला रियल वर्ल्ड का एग्जांपल है जिसमें हमारा मास कांस्टेंट रहने वाला है। ओके, अब देखो इंटरेस्टिंग चीज, अब ये बॉल को हिट करने से पहले इसका मोमेंटम क्या था वो हम लोग निकालेंगे। बॉल को हिट करने से पहले इसका था इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम था, इनिशियल मोमेंटम वो समझ लो m इंटू v1 था, m इंटू v1 था। तो थोड़ा मैं इसको स्केलर फॉर्म में बच्चों सॉल्व करता हूँ, वेक्टर फॉर्म में तो डायरेक्शन वगैरह झंझट लग जाता है, वो ट्रायंगल वगैरह लगाना पड़ता है, तो मैं इसको स्केलर फॉर्म में ले लेता हूँ। स्केलर फॉर्म में लेना है, उसको बाहर हटा देना, तो स्केलर फॉर्म में थोड़ा आसान हो जाएगा एग्जाम्पल, ठीक है। चलो स्केलर फॉर्म में, मास इनटू इनिशियल मोमेंटम बिफोर हिटिंग, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल, और इसको मैं बोल देता हूं बिफोर हिटिंग, बिफोर हिटिंग, हिट सॉरी मैंने हिट किया, बॉल को हिट किया बैट्समैन ने बिफोर हिटिंग, ठीक है। ओके, ये हो गया उसका इनिशियल मोमेंटम। हाँ, तब उस मोमेंट पर टाइम हम लोग कुछ तो सेट करते, चलो मैंने टाइम सेट किया t1 0 सेकंड का उस मोमेंट पर। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि टाइम को सेट क्या करना है। अब समझ लो बैट्समैन ने इस बॉल को हिट किया, और बॉल को कैसे भी जाने दो। अब समझ लो एक चीज होगी कि ये बाउंड्री लाइन पर क्या हो गया, ये प्लेयर खड़ा है, ये बैट्समैन ने गलती कर दी, बॉल को अच्छे से हिट नहीं किया। अब ये बॉल जो है ना इस बैट्समैन के हाथ, इस फील्डर के हाथ में आ रहा है। अब बॉल जब फील्डर के हाथ में आएगा तब हमको निकालना पड़ेगा फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉल। आफ्टर हिटिंग, आफ्टर हिटिंग। अब मुझको एक चीज बताओ, जब बैट्समैन इस बॉल को हिट करेगा तो बॉल का वेलोसिटी चेंज होगा या वही रहेगा? रे लॉजिकल बताओ। चेंज होगा। Change होगा. चेंज होगा, चेंज होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि बॉल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है और उसका कुछ वेलोसिटी भी चेंज होगा, तो ये लॉजिक से बात है, कॉमन सेंस वाली चीज है। मोमेंटम आफ्टर हिटिंग, तो इसमें कोई सोचने वाली बेटा आपको बात नहीं है। हाँ, लेकिन मास तो वही रहेगा, मास m रहेगा, लेकिन वेलोसिटी ऑफ v2 आएगा, वेलोसिटी v2 आएगा। और समझ लो बॉल को इस पॉइंट से, पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 को ट्रेवल करने के लिए, सर अरे आवाज मत करो, म्यूट कर दो। बॉल को पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 जाने के लिए टाइम लगा कुछ तो t सेकंड, टाइम लगा कुछ तो t सेकंड। ये फाइनल टाइम है t2 और ये इनिशियल टाइम है t1। अब देखो न्यूटन्स का सेकंड लॉ हम लोग लगाएंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन बेटा एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपन चेंज इन टाइम, लेकिन बेटा चेंज क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू।
तो देखो फाइनल वैल्यू वेलोसिटी की क्या है, v2 है, इनिशियल वैल्यू क्या है वेलोसिटी की, v1 है, और चेंज इन टाइम है नीचे, तो फाइनल टाइम t है और इनिशियल टाइम 0 है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आपको दिख रहा है m से अंदर मल्टीप्लाई करो, mv2 माइनस mv1 डिवाइड बाय t माइनस 0 यानी t आ जाएगा। अब ये फाइनल मैंने एक्सप्रेशन प्रूव किया। अब इसमें जो एक क्वांटिटी दिख रही है ना mv2 माइनस mv1, यही है हमारा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम यानी चेंज इन मोमेंटम। तो ये न्यूमरेटर हमको क्या शो कर रहा है, मोमेंटम में कितना चेंज आ गया, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये अगर मोमेंटम चेंज अगर ज्यादा हो गया तो इसका मतलब आपने फोर्स ज्यादा लगाया, मोमेंटम चेंज अगर ज्यादा हो गया तो इसका मतलब आपने फोर्स ज्यादा लगाया, और मोमेंटम चेंज अगर कम हो गया तो इसका मतलब आपने फोर्स कम लगाया। तो यहां से हम लोग दो चीजें डिराइव कर सकते हैं आसानी से, कि वो ये है कि बैट्समैन ने जो फोर्स लगाया उसको बोलते हैं नेट एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द mv2 minus mv1, and net force applied by the batsman is inversely vary with the time. तो अगर बैट्समैन ने फोर्स अगर ज्यादा लगाया तो उस बॉल को पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 को ट्रैवल करने में टाइम कम लगेगा। इसका मतलब नेट फोर्स इज यूनिवर्सली वेरिंग विद द टाइम, चेंज इन टाइम। और दूसरी चीज, अगर नेट फोर्स बैट्समैन ने अगर बहुत ज्यादा लगाया तो चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा, चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा यानी फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू का डिफरेंस बढ़ जाएगा। अब मुझको बताओ रे, बॉल के फाइनल वैल्यू और फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम में अगर डिफरेंस बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी बढ़ाना पड़ेगा, v2 करना पड़ेगा ज्यादा v1 से। तो v2 अगर v1 से ज्यादा हो गया इसका मतलब बैट्समैन ने ज्यादा फोर्स लगाया, मास तो चेंज नहीं होने वाला है, मोमेंटम चेंज होने वाला है बॉल का सिर्फ वेलोसिटी की वजह से। तो अगर आपने फोर्स ज्यादा लगाया तो फाइनल वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगा इनिशियल वेलोसिटी के कंपैरिजन में। अगर आपने फोर्स कम लगाया तो फाइनल वेलोसिटी कम होगा इनिशियल वेलोसिटी के कंपैरिजन में, उस हिसाब से हमारा मोमेंटम चेंज होगा। गॉट द आइडिया क्लियर, न्यूटन सेकंड लॉ। Yes, sir. अब मुझको एक Yes, चीज sir. बताओ, अब मुझको एक चीज बताओ आप लोग, आपने कभी देखा होगा कि जो बॉलर होता है ना, बॉलर को सॉरी जो फील्डर होता है वो बॉल को कैसे कैच करता है, तो वो बॉल को कैच करते वक्त ना हाथ पीछे खींचता है, मालूम है क्या? Yes, sir. हाथ को थोड़ा सा पीछे खींचना पड़ता है। अगर हाथ अगर आपने पीछे नहीं खींचा तो आपको ज्यादा फोर्स लगना ना हाथों पर। गेटिंग अ पॉइंट? अब देखो Yes, sir. अब मैं आपको बताता हूं क्यों ऐसा हो रहा है। वो देखो, नेट फोर्स तो चेंज इन मोमेंटम को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉल के। लास्ट का पॉइंट है, यू विल लाइक दिस पर्टिकुलर व्हाट आई एम सेइंग, एमवीटी ने चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। अब हमारे केस में बॉल का मोमेंटम है चेंज इन मोमेंटम, और जो नेट फोर्स है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम को जो बॉल ने ले लिया ट्रैवल करने के लिए। एक्चुअली क्या होता है ना, एक्चुअली क्या होता है कि जो फील्डर जो होता है ना, जब बॉल को कैच करता है, इसके पीछे फिजिक्स है। फील्डर जब बॉल को कैच करता है ना तो हाथों को पीछे इसलिए खींचता है क्योंकि जब वो हाथों को पीछे खींचेगा तब बॉल को कैच करने का टाइम बढ़ेगा, और बॉल को कैच करने का अगर टाइम बढ़ा तो नेट फोर्स उसके हाथों पर लगने वाला वो कम हो जाएगा। यू अंडरस्टूड पॉइंट? अगर डायरेक्टली उसने बॉल को कैच किया होता तो उसके पास टाइम ही नहीं है बॉल को कैच करने का। टाइम अगर छोटा रखेगा तो फोर्स हाथों पर बहुत ज्यादा लगेगा। लेकिन वो क्या करता है कि बॉल को कैच करते करते ना हाथ पीछे खींच लेता है, यानी वो बॉल को कैच करने का जो प्रोसेस है वो लंबा करता है, और बॉल को कैच करने का प्रोसेस अगर लंबा किया तो टाइम बढ़ जाएगा। अगर टाइम बढ़ गया तो नेट फोर्स हाथों पर लगने वाला कम हो जाएगा। इसकी वजह से फील्डर ऐसे कर रहा है। You understand this point? Yes, sir. बस दूसरा कुछ भी नहीं है। तो ये सारा मामला न्यूटन के सेकंड लॉ पर ही चल जाता है बॉल को कैच करने का। तो आप बहुत सारी चीजें इससे डेरा कर सकते हो अपने आप से कि चलो भाई बैट्समैन ने ये नेट फोर्स बैट्समैन लगा रहा है,
तो बैट्समैन जितना ज्यादा नेट फोर्स लगाएगा उतना फाइनल वेलोसिटी तो बॉल ज्यादा होगा इनिशियल से, और उतना टाइम कम होगा, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनल है ना वो। फोर्स ज्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा, और फोर्स ज्यादा होगा तो फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगा इनिशियल के कंपैरिजन में। तो सोचो फिर फील्डर के हाथ में क्या होगा। अगर पोलार्ड है, पोलार्ड मुंबई इंडियंस का, अगर उसने बॉल को हिट किया तो उसके बॉल को कैच करना बहुत डिफिकल्ट वाला टास्क होता है, क्योंकि पोलार्ड क्या कर रहा है, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स बहुत ज्यादा लगा रहा है। तो पोलार्ड इज वेरी मच कॉन्फिडेंट, अगर मैं इतना फोर्स से हिट करूंगा बॉल को तो बॉल का फाइनल वेलोसिटी इतना ज्यादा होगा इनिशियल के कंपैरिजन में, तो मेरा चेंज इन मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा, टाइम बहुत कम लगेगा बॉल को ट्रैवल करने में। तो बॉल को ट्रैवल करने में अगर टाइम कम लग रहा है या फोर्स ज्यादा लग रहा है तो बॉल को पकड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो फिर पोलार्ड के बॉल को कैच करने के लिए फील्डर फिर क्या करता है कि एक तो हाथों को पीछे खींच लेगा या थोड़ा डाइव भी करके ऐसे उल्टा घूमेगा, तो वो टाइम बढ़ाने की कोशिश करता है, यानी फोर्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है वो। गेटिंग दिस आइडिया क्लियर? यस सर। क्योंकि अरे भाई एक सोच के देखो ना आप लोग, ये जो बॉल आपके पास पोलार्ड का गोली की तरह आ रहा है और आप बीच में खड़े हो, और आपने अगर बीच में हाथों को पीछे नहीं किया तो डायरेक्टली बॉल का जो नेट फोर्स जितना पोलार्ड ने लगाया उतना का उतना पूरा का पूरा आप पर लग जाएगा। आप क्या करते हो कि हाथ को जब पीछे खींचते हो तो इसका मतलब वो फोर्स को आप एब्जॉर्ब कर रहे हो। फोर्स को एब्जॉर्ब करने का मतलब आप क्या कर रहे हो, टाइम को बढ़ा रहे हो कैच करने का, और टाइम बढ़ जाएगा तो इसका मतलब फोर्स हाथों पर लगने वाला कम हो जाएगा। इज दिस पार्ट क्लियर नो? यस सर। अब देखो न्यूटन सेकंड Yes, लॉ sir. हाँ, अब देखो न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट जो स्टार्टिंग में बोल रहा था कि नेट अप्लाइड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लीनियर मोमेंटम। बस हाँ, लेकिन बी कॉशियस। हाँ, मास अगर बेटा चेंज हो गया ना रॉकेट के केस में तो दिक्कत पैदा करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाना है और डेरिवेटिव के फॉर्मूला यूज करके उसको सॉल्व करना पड़ेगा। फिलहाल डोंट वरी, अभी आपके 11th के सिलेबस में एचएससी बोर्ड में उन्होंने ये रॉकेट वाला एग्जांपल लिया ही नहीं। अगर आप जेई वाला कर रहे हो तो जेई के लिए लगेगा, और डोंट वरी एनडीए के लिए भी ये वेरिएबल मास का पार्ट नहीं है। अगर चाहिए जिसको इंटरेस्ट है क्यूरियोसिटी उसको बाद में पढ़ाऊंगा मैं ज्यादा और चीजें। तो चलो बेटा, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म हो रहा है, लेकिन मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ सेपरेटली, देख लो क्या क्वेश्चन है हमारे होमवर्क के लिए। तो आज का होमवर्क बन रहा है, डेट है स्टार डेट, कहीं तो सुना है ऐसे स्टार डेट, जैसे स्टार वॉर्स की मूवी में लिखा था ना स्टार डेट हॉलीवुड मूवी में, तो कोई स्टार डेट नहीं, ये नॉर्मल है 28/11/20। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन इनर्शिया ऑफ मोशन, चलो ठीक है, कॉमा रेस्ट एंड डायरेक्शन विथ सम एग्जांपल्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। लिखने का प्रोसेस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टडी प्रॉपर हो जाता है। गिव स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, गिव स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, थर्ड विथ फॉर्मूला, और फॉर्मूला वो डीपी बार डेटी लिखो, m इंटू ए मत लिखना वो स्कूल वाला। इफ mass of body is constant, then डबल लिखा मैंने, then what is formula of Newton's second law, ये अपना स्कूल वाला फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू मास एंड एक्सेलरेशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ। और गलती से भी एन छोटा नहीं करना है, साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट देना है अपने को। इफ मास इज वेरिएबल देन व्हाट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ।
वो वाला लिखो, m अंदर रखो डिफरेंशिएशन की, डिफरेंशिएशन के अंदर रखो, और वो प्रोडक्ट रूल लगा के मैथ्स का वो लिखो, स्प्लिट करो उसको, फॉर्मूला ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ। चलो फिफ्थ वाला क्वेश्चन रहने दो। फिफ्थ वाला क्वेश्चन में ये देने वाला था कि न्यूटन फर्स्ट लॉ न्यूटन सेकंड लॉ में कैसे आ रहे बताओ। तो फिर आपको वेलोसिटी एक बार कांस्टेंट करना पड़ेगा, वेलोसिटी एक बार वेरिएबल करना पड़ेगा, और नेट फोर्स एक बार जीरो होना पड़ेगा, नेट फोर्स एक बार नॉट इक्वल टू जीरो। वो न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ में दिखा सकते हैं। चलो जिसको लिखना है वो लिखो, लेकिन 4 तो क्वेश्चन मैंने अभी ऑफिशियली दे दिए। सो एवरीथिंग इज क्लियर नाउ? Yes, sir. तो सर, बहुत सर। हाँ बताओ। सर वो वीडियो भेजो ना, अभी वो बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था। हाँ करता पक्का रिकॉर्डिंग शुरू है, अभी बंद नहीं पड़ा है। तो मैं भी रिकॉर्डिंग करके थोड़े टाइम में आपको सबको भेजता हूँ रिकॉर्डिंग, और आज के जो पीडीएफ नोट्स है वो हाँ। नोट्स पीडीएफ सारे बना दो भाई, सेव्ड पीडीएफ 14 बोर्ड्स। ओके सेव हो गया। ये सारे पीडीएफ नोट्स भी भेज देता हूँ, यानी आपको फिर से वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, और मैं रिकॉर्डिंग भी भेज देता हूँ, ठीक है? यस सर। ओके चलो, यस सर। गुड नाइट। और कल का डाउट सेशन भूलना मत, और कल के Yes, डाउट sir. सेशन में किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। आपकी जो हमारी जो फैकल्टीज है, या मैं हूँ इंक्लूडिंग, आपके बच्चों डाउट क्लियर करने के लिए कोई भी एपिक्स का फैकल्टी आपको डाउट पूछने की वजह से डांटेगा नहीं, ये ध्यान रखना। तो डाउट पूछना अच्छी बात है, पहले सर जो पढ़ा रहे वो अच्छे से सुनो कल के लेक्चर में, और जो डाउट से आपको अच्छे से पूछ लो। और अगर वहां से भी कुछ क्लियर नहीं हुआ तो मेरे को आप ऑफिस में मिलो या व्हाट्सएप पर मैसेज करो, मैं मेरे तरीके से भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के डाउट क्लियर करके दूंगा। लेकिन फॉर योर बेटरमेंट वी हैव केप्ट द डाउट सेशंस। यस सर। चलो यस। गुड नाइट ऑल। थैंक यू सर। गुड नाइट। बाय सर। बाय। बाय सर।